हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एडिनोमाइसिस के बारे में बात करेंगे। एडिनोमाइसिस एक ऐसी हार्मोनल प्रॉब्लम है, गायनेकोलॉजिकल इश्यू है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो गर्भाशय है, आपका ये यूट्रस है, उसके अंदर लेयर्स होती हैं और इसके अंदर की जो लेयर हैं, एंडोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है, ये जो लेयर्स हैं, इन्हीं लेयर्स में आपस में जो है ये उलझ जाती हैं और उलझने के बाद जो है एबनॉर्मल तरीके से ग्रो होती है, जिसके चलते आपका यूट्रस जो है वो बहुत ज्यादा जो है बल्की होने लगता है। अब सिंपल जुबान में अगर हम समझें कि आपके गर्भाशय की सबसे अंदर की लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये लेयर हर पीरियड आने पर टूट करके बाहर निकल जाती है, बट इस लेयर को जो टिश्यूज बनाते हैं, यही टिश्यूज जब जा करके अंदर लेयर में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, सबसे अंदरूनी वाली लेयर मायोमेट्रियम के अंदर जाकर के ग्रो करने लग जाते हैं वहां पर, तो उस कंडीशन को एडिनोमाइसिस कहते हैं। एडिनोमाइसिस की कंडीशन में पेनफुल ब्लीडिंग तो होती ही है पेशेंट को, साथ में ये कंडीशन इनफर्टिलिटी कॉज करती है। आगे जानेंगे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं मालूम और पता होना चाहिए, और प्रेगनेंसी पर एडिनोमाइसिस का क्या इफेक्ट आता है। एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन और एडिनोमाइसिस की कंडीशन कैसे डिफरेंट है, ये जैसे कि अभी आपने समझा कि एडिनोमाइसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एंडोमेट्रियम के जो टिश्यूज एंडोमेट्रियम की लेयर को बनाते हैं, वही टिश्यूज जो हैं जाकर के मस्कुलर लेयर के अंदर जाकर ग्रो करते हैं, वहां पर जाकर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो है यूट्रस की जो लाइनिंग है वो थिकन अप हो जाती है, वो बहुत ज्यादा आपका यूट्रस ही बल्की हो जाता है, थिक हो जाता है, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एडिनोमाइसिस कहते हैं। वहीं पर एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो आपका एंडोमेट्रियम की लेयर को बनाने वाले टिश्यूज हैं, ये टिश्यूज एंड यूट्रस में नहीं रह करके, जो इनकी एक्चुअल प्लेस यूट्रस है वहां न रह करके ये अलग अलग जाकर कहीं पर भी डिपॉजिट हो जाते हैं, और जब पीरियड आता है तो वहीं पर भी ब्लीड करेंगे, और जो यूट्रस में है वो तो ब्लीड कर ही रहे हैं, बट अलग अलग जाकर के यूट्रस के बाहर जहां ये डिपॉजिट हुए हैं, चाहे वो ट्यूब पर हुए हैं, ओवरीज पर हुए हैं, आपके जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आकर के वहां पर डिपॉजिट हो गए हैं, तो इस तरह से ये दोनों आपस में कंडीशन डिफरेंट है। एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमाइसिस दोनों अलग अलग कंडीशन है जो इनफर्टिलिटी कॉज करती है, बट प्रॉपर ट्रीटमेंट के माध्यम से इसको मैनेज किया जा सकता है और नेचुरल प्रेगनेंसी संभव है। तो इसीलिए आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। कहीं बार आपको आईवीएफ की जरूरत पड़ती है, कब पड़ती है वीडियो में आगे जानेंगे। एडिनोमाइसिस जो कंडीशन है उसके टाइप्स क्या होते हैं। एडिनोमाइसिस के 3 टाइप्स होते हैं, एक फोकल है, एक डिफ्यूज है और एक एडिनोमायोमा है। फोकल में क्या होता है कि आपके जाकर के, जैसे मैंने आपको बताया, मस्कुलर लेयर के अंदर जाकर के टिश्यूज ग्रो कर रहे हैं, तो फंडस एरिया को इफेक्ट करते हैं, फंडस एरिया पर, तो यहाँ पर आपको ऊपर वाले हिस्से पे अपने जो है यूट्रस में भारीपन दिखता है, वहां पर किसी तरह की गठान महसूस होती है, ठीक है, तो वहां जाकर ये ग्रो कर रहे हैं और वहीं पर किसी भी तरह के सिस्टिक फॉर्मेशन भी कॉज कर देते हैं। अब ये तो हो गया फोकल वाली कंडीशन में, बट कहीं बार ये दूसरा कंडीशन कॉज करते हैं जिसको डिफ्यूज कहते हैं, जो सेकंड स्टेज आप कह सकते हैं। डिफ्यूज में क्या हो गया कि आपके जो यूट्रस है उसको चारों तरफ से जो है वो इफेक्ट कर देते हैं, लेफ्ट राइट और अपर साइड भी, आपका फंडस एरिया भी और आपकी दोनों साइड की वॉल्स, सब जगह फैल जाता है और फिर सब जगह से इफेक्ट करता है आपके यूट्रस को। एंड द लास्ट वन इज योर एडिनोमायोमा। एडिनोमायोमा में जैसे कि आप एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में देखते हैं कि आपको सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, तो एडिनोमायोमा में भी इसी तरह से आपको सिस्टिक फॉर्मेशन भी साथ में स्टार्ट होता है। आपको सुनकर हैरत होगी, अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो जरूरी नहीं है, एक बहुत बड़ा मिथ है कि बहुत ज्यादा पेन आता है, एक्सेसिव पेन आता है, लेबर जैसा पेन आता है। बिल्कुल इस तरह का पेन आता है, बट ये सिम्टम्स सभी पेशेंट्स में नहीं आते, कुछ पेशेंट में कंडीशन एसिम्प्टोमेटिक रहती है और यही रीजन रहता है कि इसका डायग्नोसिस समय पर नहीं बन पाता। फर्स्ट स्टेज ऐसे ही क्रॉस हो गई, सेकंड स्टेज एसिम्प्टोमेटिक रह गई है और किसी पेशेंट को थर्ड स्टेज में जाकर के प्रॉब्लम हुई है तो तब पता लगता है।
नेक्स्ट क्वेरी आती है कि क्या इस कंडीशन के लिए हिस्टेक्टमी करना ही सॉल्यूशन है? जी नहीं, आयुर्वेद की मदद से, जैसे कि आपने जाना कि इसमें आपकी यूट्रस के अंदर की लाइनिंग इफेक्ट हो रही है और रिवर्स तरीके से ये जो है ना आपको चारों तरफ से आपके यूट्रस को खराब करता है, और पीरियड जिस तरह से जो चीज नीचे की तरफ होनी चाहिए इसमें आपकी अपान वात जो है वो इफेक्ट होती है, उसका डिस्टरबेंस होता है, इसी कारण जो है आपको ये प्रॉब्लम होती है। और वात की वजह से जो है जो चीज जहां पर होनी चाहिए वहां ना होकर के गलत डायरेक्शन में जाकर डिपॉजिट हो जाती है। तो जब इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली आयुर्वेद के माध्यम से किया जाता है तो इसका मैनेजमेंट 80% तक पॉसिबल है, और कई बार आईवीएफ की जरूरत पड़ती है, बट जरूरी नहीं है हर कंडीशन में आपको आईवीएफ के लिए ही जाना पड़े। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आज मैं आपके साथ दो पेशेंट की स्टोरी शेयर करूंगी और दोनों ही कंडीशन जो है कंप्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट है, बट प्रॉब्लम लगभग सिमिलर सी है। एक पेशेंट जिनका नाम है मिसेस शिल्पी, उन्होंने हमें कनेक्ट किया, यूट्यूब के माध्यम से ही कनेक्ट किया था, और उनका जो कंडीशन था वो फोकल एडिनोमाइसिस का कंडीशन था। दैट मींस फर्स्ट स्टेज, और फोकल भी सही से मतलब था कि ये कंडीशन हो रहा है, वो भी उतना अच्छे से अभी डेवलप नहीं हुआ था, फर्स्ट स्टेज भी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था, और साथ में पीसीओएस की कंडीशन पेशेंट को थी। तो इससे ये बात तो क्लियर होती है कि पीसीओएस के पेशेंट को कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं कि उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर हो सकती हैं। इसी तरह एंडोमेट्रियोसिस वाले को एडिनोमाइसिस होने की संभावनाएं हैं, और फिब्रॉइड वाले को भी एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमाइसिस होने की संभावनाएं हैं। तो मिसेस शिल्पी ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट 9 महीने के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से इसको रिवर्स किया है, जिनकी मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट्स जो है वो चैनल पर भी शेयर की है। तो ऐसा नहीं है आयुर्वेद की मदद से इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, रिवर्स किया जा सकता है, उसके बाद मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। वहीं पर दूसरी पेशेंट मिसेस कल्पना, जिनको डिफ्यूज एडिनोमाइसिस है, हजारों जगह ट्रीटमेंट लेने के बाद शी बिलोंग फ्रॉम ईटानगर, और अभी भी रिसेंटली उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उनको बहुत ज्यादा पेन आता है, सीवियर कंडीशन है, और मिसेस शिल्पी को इतना पेन और इतना सीवियर कंडीशन नहीं था। सो एडिनोमाइसिस के केस दोनों हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं, सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक। सिम्टम्स आ भी सकते हैं पेशेंट को और बिल्कुल भी कोई सिम्टम ना आए, इसीलिए डायग्नोसिस में कहीं बार डिले हो जाता है। पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, बट पता लग रहा है 40 की उम्र में, 50 की एज में आकर के उसको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ है। 40s में कहीं बार कंप्लेन होती है। अभी क्वेश्चन आता है कि बहुत सारी फीमेल्स पूछती हैं एडिनोमाइसिस 40+ एज में ही होता है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है। एडिनोमाइसिस कम उम्र की फीमेल्स में भी हो सकता है, तो इसको नजरअंदाज ना करें। और बेबी प्लानिंग के लिए आप अपने यूट्रस हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी है। बहुत सारी फीमेल्स इस गलतफहमी में रहती हैं कि मुझे पीसीओडी है, पीसीओएस है या एडिनोमाइसिस है, तो वो उसको ठीक करने में लगाती हैं अपना सारा समय, और मेडिसिन भी उसी चीज के लिए लेती है, यूट्रस हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। उनका मेन फोकस रहता है पेन आ रहा है तो पेन किसी तरह सबसाइड हो जाए। पेन के साथ साथ यूट्रस हेल्थ को भी अच्छा करना बेहद जरूरी है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर दिस आई वुड सजेस्ट यू, सबसे पहले आपने अपना निदान, जो भी आपका जो कॉज है इसका, उस पर काम करना है अपने डॉक्टर की मदद से। बॉडी में कौन से दोषा इंबैलेंस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेक करने के बाद सबसे पहले आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशन कराना है, जिसके अंदर आपको उत्तर बस्ती भी दी जाती है जो वेरी वेरी इफेक्टिव है। ऐसे केसेस में ये भी देखना बेहद जरूरी है कि शरीर में कौन से हार्मोन का इंबैलेंस हो रहा है, ईस्ट्रोजन की डोमिनेंसी तो नहीं हो रही है, या शरीर के अंदर किसी विटामिन या मिनरल की कमी तो नहीं हो रही है। अकॉर्डिंगली ही आपने कोई भी सप्लीमेंट का यूज करना है। डायरेक्टली आपने जाकर के मल्टीविटामिन या प्रोबायोटिक्स या फिर कोई भी सप्लीमेंट्स ऐसे ही इस्तेमाल करना शुरू नहीं करना है। ऑल्दो एट 40+ एज में आकर के या आफ्टर 30s आपको विटामिन डी, विटामिन B12, मैग्नीशियम, जिंक या हार्मोनल प्रॉब्लम्स की कंडीशन में ये सप्लीमेंट आपको रिकमेंड किए जाते हैं डॉक्टर द्वारा, बट सेल्फ मेडिकेशन को कंप्लीटली अवॉइड करें। ऐसे करने से आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरा, एक इंपॉर्टेंट चीज, अपने वजाइना से होने वाले डिस्चार्ज पर जरूर ध्यान दें,
और अगर आपको अपने वजाइना की हेल्थ मेंटेन करके रखनी है तो उसे किसी भी तरह की साबुन या फिर सोपी वॉशेस से वॉश करने की जरूरत आपको नहीं है। आप एलम वाटर यूज कर सकते हैं, त्रिफला वाटर यूज कर सकते हैं और अपने वजाइना को नॉर्मल थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर से भी वॉश कर सकते हैं। इट विल बी सुपर इफेक्टिव फॉर यू टू मेंटेन द हाइजीन। और इसके अलावा योनि थेरेपी किट इज सुपर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करें और मैनेज करने के लिए इस कंडीशन को अभी कांटेक्ट करें। अगर आप एडिनोमाइसिस से पीड़ित हैं तो ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। पीरियड्स आने पर हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। पीरियड्स के दौरान आपको एक्सेसिव पेन हो सकता है, जो पेन इंजेक्शन लेने पर ही कई बार पेशेंट का कम होता है। पीरियड्स आने पर आपको अनईजीनेस और ब्लोटिंग महसूस देगी। पीरियड्स आने से पहले 1 या 2 हफ्ते पहले पीएमएस नाम का प्रॉब्लम, दैट इज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम नाम का प्रॉब्लम भी आपको इफेक्ट कर सकता है। नॉट ओनली दिस, ये आपके पूरे रूटीन को खराब कर देता है और ये कंडीशन आपको इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकती है। आपके क्या कंसर्न्स हैं, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर आपको भी एडिनोमाइसिस का प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर करिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन जो इस पे बहुत अच्छा काम करती है, उनमें से एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है सिसफा और साथ के साथ योनि थेरेपी किट। और यूट्रस की हेल्थ को अच्छा और मजबूत करने के लिए, लाइनिंग को क्योंकि इरोड हो जाती है, आपकी लाइनिंग खराब होने लग जाती है यूट्रस की, यूट्रस लाइनिंग को इंप्रूव करने के लिए, एक क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए और यूट्रस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए पैरास्टोन वर्क्स वंडरफुल इन दिस कंडीशन। और सप्लीमेंट्स में आयरन एंड फॉलिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि हैवी ब्लीडिंग के कारण और पेनफुल ब्लीडिंग के कारण जो है बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजों की कमी पेशी होती रहती है। अब अगर आपको एडिनोमाइसिस का कंडीशन है, आईवीएफ का जरूरत कब पड़ता है? आईवीएफ की रिक्वायरमेंट उन्हीं फीमेल्स को हो सकती है जिनको दोनों ही ट्यूब ब्लॉक हो गई हैं। कई बार पेशेंट जो है दोनों ट्यूब ब्लॉक हो गई हैं, लेप्रोस्कोपी करा रही है, उत्तर बस्ती करा ली है, फिर भी उसकी ट्यूबल ब्लॉकेज वाला कंडीशन रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो देन दिस इज द लास्ट थिंग विच यू कैन गो फॉर, दैट इज आईवीएफ। बट आईवीएफ के भी जो इसमें चांसेस हैं आपको रिजल्ट देने के, वो 20 से 40% ही हैं। रीजन इज दैट क्योंकि आपके यूट्रस को अंदर से खराब करती है ये प्रॉब्लम और इम्प्लांटेशन के फेलियर रेट बहुत ज्यादा रहते हैं। मतलब बेबी जो है वो बन के चिपक करके वहां से खराब हो जाता है, बन रहा है, हो रहा है, बट बेबी जो है चिपक नहीं पाता है वहां पर, क्योंकि आपके यूट्रस की लाइनिंग अच्छी ना होने के कारण ऐसा होता है। तो इम्प्लांटेशन रेट जो है वो इसके फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। इसी कारण जो है एडिनोमाइसिस की कंडीशन में प्रेगनेंसी आईवीएफ के द्वारा भी बहुत अच्छे रिजल्ट या बहुत अच्छे परसेंटेज, आप नहीं कह सकते कि 50% या फिर 80% तक इसके सक्सेस रेट है, बट बहुत सारी ऐसी केसेस हैं जिसमें आयुर्वेद और एलोपैथ को अगर कंबाइनली लिया जाए तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं।